घर के बड़े बुजुर्गों की सिर्फ एक ही तो आखिरी ख्वाहिश होती है, बच्चे का मुंह देखना या घर के कुंवारे की शादी देखना। और ऐसी ही एक जिद मंगेश्वरी भी किए बैठी थी। क्या बात हो गई, दुकान से भागता भागता आया हूं मैं। अरे मैं तो उल्टी गिनती गिन रही हूँ। अब तो आएगा हम सब पर इल्जाम, क्योंकि आपकी बुआ भूखी प्यासी अगर समाधि में लीन हो गई तो सभी रिश्तेदार ताने देंगे कि विनोद बड़ा हीरो बनकर अपनी बुआ को अपनी माँ का दर्जा दे दिया करता था। क्या हुआ अंत में? अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं बुआ को कल लेकर आया हूँ। बुआ को यहाँ रहते हुए 30 साल हो गए। हाँ, भले बुआ जी 75 साल की है, पर देख कर लगती है क्या? वो तो आज भी कच्ची कली मेरा मासूम चेहरा इस गाने पर नाचती है। तभी अपने हाथों को यहाँ से वहां हिलाती हुई पड़ोसन विभा वहां आती है। बताओ, यहाँ नाच गाने की बात चल रही है तो मैं बिल्लो रानी पर ही डांस करूंगी, बता देती हूँ। वैसे जब बड़ी बात ही नहीं थी तो फिर सुबह सुबह इतना डराने की क्या जरूरत थी गीता? मैं अपना खाना छोड़कर भागते हुए आई हूँ। मुझे तो लगा कि अरे विभा, बड़ी बात ये तुम ही सोचो, क्या लोग सवाल नहीं करेंगे? जो औरत दिन भर पेप्सी पीती हुई डांस करती थी वो अचानक खाना नहीं खाना चाह रही है, कमरा बंद करके बैठी हुई है। और कारण क्या है पूछो तो कहती है जिसके लिए है उसे ही बताऊंगी। ये सुनते ही विनोद कमरे के अंदर जाता है और देखता है कि उसकी बुआ दादी दीवार में चिपक कर बैठी हुई है। सुबह तक तो सब कुछ ठीक था बुआ जी, अभी अचानक क्या हो गया? अचानक ही सब होता है बेटा, इंसान बैठा रहता है, अचानक बुलावा जाता है। कल रात को एक रील देख ली मैंने और समझ में आ गया। ए मंगेश्वरी, ज्यादा दिनों के लिए तो तू भी इस धरती पर नहीं रहेगी। ना ही चांद तेरा बाप है, ना ही सूरज तेरा ससुर। भले ही आज भी फेयर एंड लवली लगाकर मैं जवान दिखती हूँ, पर शरीर तो धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है ना बेटा। सोचा था जिस विनोद ने मेरे बेटे होने का फर्ज निभाया है उसके बेटे की शादी देख लूंगी, पर विनोद को तो इन चीजों में विश्वास ही नहीं। अरे यार गीता, समझाओ जरा बुआ जी को। ये क्या कह रही हैं बुआ जी आप? ऐसा नहीं है कि मुझे शादी में विश्वास नहीं है, पर अब शादियां कोई जरूरी थोड़ी ना है। बस एक पैटर्न बना आया है और मुझे उस पैटर्न को तोड़ कर ही जीवन जीना है। तो मैं क्या कह रही थी बुआ जी, किस तरह से ज्यादा चाहेंगी आप इस घर से तैयारी शुरू करवाऊं? राम राम, ये ऐसी फालतू बातें कर रही हो गीता तुम। मैं बात कर रहा हूँ ना बुआ से। विनोद काफी देर अपनी बुआ को समझाने की कोशिश करता है, पर मंगेश्वरी तो सुनने को तैयार ही नहीं थी। ये बुआ का बचपना है और कुछ नहीं। तुम जाकर मैगी बना दो, देखना कैसे खा लेंगी। दुकान से बार बार फोन आ रहा है, मैं दुकान के लिए निकलता हूँ। कुछ दूर पर खड़ी हुई कियारा ये सारा तमाशा देख रही थी। मतलब कोई फायदा नहीं हुआ इस पूरे ड्रामे का। पापा समझती क्यों नहीं, भाई का नंबर लगेगा तब तो मेरा नंबर आएगा। विनोद दुकान चला जाता है और रात को जब वापस लौटता है, गीता जी, कियारा बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ और बुआ को भी बोल दो तैयार होने के लिए। उनको ऐसे भी ज्यादा वक्त लगता है। आज हम सब ढाबे पर जा रहे हैं खाने। मुंह बनाकर गीता कमरे से बाहर आती है। जब से आप दुकान गए हैं तब से बुआ जी ने दरवाजा ही नहीं खोला। आपकी इस नई सोच के चक्कर में और पता नहीं क्या क्या होगा। विनोद भागते हुए कमरे में जाता है और कमरे का दरवाजा धक्का मार मार कर तोड़ता है। देखता है उसकी बुआ बिस्तर पर पड़ी हुई है। ये कैसी जिद पकड़ रखी है बुआ तुमने की थी ना शादी, क्या हुआ? क्या मिल गया बच्चे करके? मुझे लगता था मेरा विनोद बड़ा सीधा है, पर तू तो कपटी है, कपटी। खुद संसार का सारा सुख देख लिया और अपने बेटे को इन सबसे दूर रखना चाहता है। अब तो मैं तभी खाना खाऊंगी जब मेरा प्रियांशु दूल्हा बनेगा। अच्छा ठीक है, करवा दूंगा उसकी शादी, पर वो दूल्हा तुरंत तो नहीं बन जाएगा ना। इतना आसान तो है नहीं कि सहरा पहना दिया और दूल्हा तैयार हो गया। अरे लड़की देखनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। तुम अभी खाना खा लो, मैं बुलाता हूँ प्रियांशु को। विनोद लगाता है अपने बेटे प्रियांशु को फोन, जो दुबई में जॉब कर रहा था। वापस इंडिया जाओ शादी के लिए? आप मजाक कर रहे हैं क्या पापा? पापा मजाक नहीं कर रहे भैया, हमारे पापा की सोचने का तरीका जरा चेंज हो गया है। अब इसके पहले कि पापा का मूड फिर से बदल जाए, इंडिया वापस आ जाओ। पूरा परिवार खाने के टेबल पर बैठा हुआ था। आपको शादी के पैटर्न से इतनी प्रॉब्लम थी, इसी कारण तो कितनी बार कियारा ने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप किया। तुम चुप हो जाओ ना भैया, मेरे घर को ढाने में क्यों लग जाते हो? ये सब तो तुम समझो तुम्हारी बुआ दादी की मेहरबानी है। ये सारा नाटक उन्होंने इसलिए तो किया था ताकि तुम्हारे पापा से कसम ले सके। और देखो फाइनली तुम इंडिया में हो और कल हम तुम्हारे लिए लड़के देखने जा रहे हैं। अगली सुबह होते ही पूरा परिवार प्रियंका को देखने के लिए निकल पड़ता है।
अरे बताना गीता, मेरी लिपस्टिक ठीक तो लग रही है ना? कहीं ज्यादा? नहीं बुआ जी, ज्यादा डार्क नहीं हुई है। अरे डार्क ही तो चाहिए। मैं पूछ रही हूँ ज्यादा लाइट तो नहीं हो गई ना? लगना चाहिए मैं बहू लेने आई हूँ, क्योंकि विनोद का चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारा प्रियांशु तलाकशुदा है। अरे आप गाड़ी चलाइए और प्रियांशु जरा खुश हो जा, लड़की देखने जा रहे हैं तेरे लिए, कोई कर्जा मांगने नहीं जा रहे। जैसा खुद है वैसा ही बेटे को भी बना दिया है। शादी खुशी की बात होती है, तेरे जीवन में एक साथी आ जाएगी, जो बात तू किसी से नहीं कर सकता उससे कर सकेगा। विनोद तो लड़की वालों के पास जाना ही नहीं चाहता था, पर कभी इस रास्ते कभी उस रास्ते घूमते, ऐसा करते करते पूरे 3 घंटे के बाद सभी पहुंचते प्रियंका के घर। बड़ी देर कर दी आप लोगों ने। हमें तो लगा कि कहीं आप लोगों ने आने का प्लान कैंसिल तो नहीं कर दिया। कर ही देते बहन जी, पर कसम खाई थी ना, इसलिए आना पड़ा। इनका मतलब है देर आए दुरुस्त आए। सभी की आपस में बातें शुरू होती है। मैं प्रियांशु से अकेले में मिलना चाहती हूँ। जा बेटा जा, प्रियंका से मिल ले, आखिर में तुम दोनों को ही तो रिश्ता निभाना है। पर याद रखना, अपने पापा की अटपटी बातें हैं, इसके सामने मत कर देना। प्रियांशु और प्रियंका बालकनी में बातें करने जाते हैं और वहां प्रियंका के झुमके, उसके बालों का हवा में लहराना और उसकी नजरों का एक टक प्रियांशु को देखना प्रियांशु के दिमाग से उसके पापा की सारी थ्योरी को हवा कर देता है और ये शादी हो जाती है पक्की। और महीने भर के अंदर ही प्रियंका प्रियांशु के जीवन संगिनी बन के उसके घर आ जाती है। अगली सुबह गीता प्रियंका के कमरे में आती है। अरे ये क्या बेटा, इतने हैवी कपड़े पहन रखे तुमने, और ये इतनी हैवी ज्वेलरी। हमारे यहाँ किचन में एसी नहीं है। वो मुझे लगा मम्मी जी कि शादी के बाद सभी को नई दुल्हन सजी धजी चाहिए होती है ना, मेहमान आते जाते रहते हैं, इसलिए मैं ऐसे तैयार हो गई। हाँ तो आते जाते मेहमानों के चक्कर में मैं अपनी बहू की तबीयत नहीं बिगाड़ सकती। अरे कुछ भी हल्का सा पहन लो जिसमें तुम कंफर्टेबल फील करो। शादी के बाद ससुराल में पहला दिन है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम 100 किलो का वजन अपने शरीर पर लेकर चलो। नाइटी पहननी है तो नाइटी पहन लो, बोलो तो मैं ला कर दूं अपनी। मुझे तो लगा था प्रियांशु फॉरेन रिटर्न है, पर यहाँ सोच तो आपकी फॉरेनर वाली है मम्मी जी। थैंक यू। मम्मी काफी है बेटा, मॉम भी बोल सकती हो, जी लगाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, पहली रसोई का नियम करना है, बोलो तो मैं तैयार ही कर देती हूँ, आकर बस हाथ लगा देना। अरे बस बस मम्मी जी, मम्मी आप मुझे इतना खुश कर दोगे तो मुझे डायबिटीज हो जाएगी। आप फिक्र मत करो, मैं सभी के लिए मीठे में चाय बना देती हूँ। नहीं कॉफी, वो मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। प्रियंका बहुत खुश हो जाती है और वो एक कॉटन का गाउन पहनकर अपने कमरे से बाहर आती है और सीधा किचन में कॉफी की तैयारी करने चली जाती है। ये तो बड़ा सही ससुराल मिल गया मुझे। मुझे तो लगा था जिस हिसाब से मैंने कांड किए, मेरी सास तो मेरा बैंड बाजा बजा कर रख देगी, पर यहाँ तो पहली रसोई में कॉफी बनाने को मिली है। चलो बढ़िया है। प्रियंका कॉफी तैयार करने के बाद फटाफट बाहर सभी के लिए ट्रे में लेकर आती है। ये लो भाभी, कॉफी भी बनाकर लाई और भाभी भी साथ में आ गई, जरा तो हाथ हिला लो भैया। बाहरी जाओ, मैं अपनी ननद पर इतनी अच्छी ननद कैसे मिलती है। जय हो गंगा मैया तेरी। सभी अपनी अपनी कॉफी का कप उठाते हैं और एक घूंट कॉफी लेने के बाद आड़े टेढ़े मुंह बनाना शुरू कर देते हैं। वो तो तेरा मन था बेटा, तो मैंने मना नहीं किया, पर वो क्या है ना, कॉफी से मुझे एसिडिटी सी हो जाती है, तो मेरा तो हो गया। भाई मैं तो ज्यादा किसी चीज में मानता ही नहीं हूँ, बट गुड अटेम्प्ट। अगर किसी ने मुझसे पूछा होता तो मैं चाय कहती, कॉफी मुझे पसंद नहीं बहू। तुम्हारी पहली रसोई का मीठा भी चख नहीं पाएगी तुम्हारी बुआ दादी। सभी लोग अपनी कॉफी का कप वापस से ट्रे में रखकर चले जाते हैं और बेचारी नई दुल्हन का चेहरा उतर जाता है। क्या हो गया भाभी, इतना उदास होने की जरूरत नहीं है, हो जाती है गलती, नई जगह है ना, और चम्मच की साइज से भी ना कभी कभी डिफरेंस आ जाता है, इसलिए शायद गलती से आपने कॉफी में 4 गुना ज्यादा चीनी डाल दी है। क्या 4 गुना ज्यादा? ऐसा कैसे हो सकता है कियारा? मैंने 3 बार चेक किया था, मैं हर स्टेप के बाद कॉफी टेस्ट कर रही थी। अपनी गलती मानने से कुछ छोटा नहीं हो जाता भाभी, इट्स परफेक्टली फाइन। बड़ी जल्दी ही प्रियंका अपने नए घर में अच्छे से एडजस्ट हो जाती है। एक रोज प्रियंका नेटफ्लिक्स पर मूवी देख रही होती है, उसकी सास कुछ ढूंढते हुए वहां आती है। जरा एक बार उठाना तो बेटा, कहीं यहाँ तो नहीं है? यहाँ भी नहीं है, खिड़की के पास भी नहीं है, अलमारी में भी नहीं है, तो गया कहाँ? क्या बात हो गई मम्मी जी, आप क्या ढूंढ रही है? क्या खो गया? मैं हेल्प करूं? नहीं बेटा, वो ना अभी कुछ देर पहले जब मैं बाहर से आई थी तो मेरे पास पूरे 5100 रुपए थे। पर्स मैं खाली छोड़ती नहीं, तो मैंने पर्स में 100 रुपए रख दिया और बाकी 5000 यहीं बाहर टेबल पर ही थे।
हमारे घर से कभी ऐसे पैसे गायब नहीं होते, बाहर से कोई आया भी नहीं और पैसे मिल भी नहीं रहे। अब ये तो नहीं कहना चाह रही ना मम्मी जी कि पैसे मैंने चुरा लिए? अरे नहीं नहीं बेटा, इस घर में सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत है। पर देखो, अगर किसी चीज की जरूरत महसूस हो और मांगने में हिचकिचाहट हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो, मैं दे दूंगी। मैंने नहीं लिए मम्मी जी। प्रियंका की आंखें भर आती है, वो अपने कमरे में चली जाती है। वो अपनी माँ को फोन लगाती है और सारी बात बताती है। तेरी सास ने तुझे इतनी खुली छूट दे रखी है, अब ऐसे में तू छोटी मोटी बात पकड़ेगी तो नहीं चलता ना बेटा। तेरी जगह कोई और होता तो शायद समधन जी उसे भी ऐसा ही कहती। तो मैं यहाँ बैठे बैठे क्या करूं मम्मी? छोटी छोटी बातें दिल में चुभेगी क्योंकि कोई काम ही नहीं करने को। घर में काम की कमी नहीं होती बेटा, तू जरा ध्यान से देख, काम ही काम दिखेगा हर तरफ। और अपना मन बहलाने के लिए प्रियंका इधर उधर काम ढूंढना शुरू कर देती है और उसे एक काम दिख जाता है, गंदे कपड़े की सफाई का। बताओ कितने गंदे कपड़े हैं पापा जी के। मशीन में कपड़े धुलेंगे तो साफ लगेंगे कैसे? ऐसे गंदी शर्ट पहनकर दुकान जाते हैं पापा, इसीलिए आधे से ज्यादा लोग उन्हें स्टाफ समझ लेते हैं। ऐसे रगड़ रगड़ कर चकाचक कर दूंगी कपड़ों को कि पापा जी देखते रह जाएंगे। बहुत सारे डिटर्जेंट में कपड़ों को भिगाने के बाद प्रियंका साबुन और ब्रश लेकर रगड़ रगड़ कर अपने पापा के शर्ट की कॉलर को साफ करना शुरू कर देती है। बताओ, पूरा रंग ही छटाया है। अब इन कपड़ों को हल्की धूप में सुखा देती हूँ, ज्यादा धूप में सुखाने से कपड़ों का रंग ही उड़ जाएगा। अगली सुबह विनोद गीता को आवाज लगाता है। ये मेरे कबर्ड से कपड़े कहाँ चले गए गीता जी? आपने मेरी वो ब्लू वाली शर्ट देखी है क्या, या पिंक शर्ट, येलो वाली शर्ट? कोई भी शर्ट नहीं दिख रही। ऐसा तो कभी नहीं हुआ पहले घर में। अरे वहीं होगी, ध्यान से देखो ना। जब कबर्ड में शर्ट ही नहीं है पापा जी तो कैसे मिलेगी? मैंने आपकी कबर्ड से सारी शर्ट को निकालकर रगड़ रगड़ कर धो दिया था और उन्हें छत पर डाल दिया था, और वो भी शेड में, ताकि आपके कपड़े का रंग ना उड़ जाए। मैं भी लेकर आती हूँ। अब तुम रुको, मैं ले आता हूँ। प्रियांशु छत पर जाता है और अपने पापा की शर्ट को उतार कर ले आता है और शर्ट की हालत देखकर सभी की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तुमने बेकार ही कपड़े धोए बेटा, मेरा तो ये क्या पूरी शर्ट बर्बाद हो गई। येलो शर्ट पर ब्लू दाग लगा दिया, ब्लू शर्ट में छेद है, और ये सफेद शर्ट की तो बैंड ही बच गई। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सारे कपड़ों को अलग अलग धोया था और अलग अलग ही सुखाया था, और सुखाने के वक्त भी सब कुछ ठीक था। तो बहू, तू क्या कहना चाह रही है? मेरा विनोद झूठ बोल रहा है? अपनी गलती को मानने से कोई छोटा नहीं हो जाता, और जब हम तुमसे कोई काम करवाते ही नहीं तो तुझे क्यों किसी काम को बिगाड़ना है? घर पर मन नहीं लग रहा है तो जॉब पकड़ ले। यही करना चाहिए मुझे, क्योंकि घर के किसी भी काम को मैं ठीक से कर ही नहीं पा रही हूँ। प्रियांशु एक के बाद एक प्रियंका के लिए जॉब ढूंढने लगता है और अपने एक दोस्त की कंपनी में उसके लिए अप्लाई कर देता है। ओके मम्मी जी, पापा जी, मैं जा रही हूँ। आज मेरा पहला दिन है। विश मी लक। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ज्यादा लगता है बहू, मुझसे भी आशीर्वाद ले लेती। प्रियंका अपनी बुआ दादी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। ऐसे आशीर्वाद लेने नहीं बोला था बेटा, मैंने हाई फाई के लिए कहा था। घर में को बहुत लाइट लग रहा है तुम्हारा। खुशी है ना तुझे इस बात की कि तुझे नौकरी मिल गई है? तो गाढ़े लाल रंग की लिपस्टिक लगानी चाहिए। क्या ये आजकल का न्यूड शेड लगा लिया तूने, बिल्कुल चेहरा डल लग रहा है। और कोई बात नहीं, अब जो है सो है, अच्छे से काम करना। प्रियंका स्कूटी ऑन करती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। इसी तरह सुबह 10 बजे वो जॉब पर जाती और शाम को 6 बजे वापस लौट आती। बुआ जी ने ये अच्छा कहा था कि मैं जॉब कर लूं। अपनी एज के लोगों से मिलकर मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। ऑफिस का एनवायरमेंट भी बहुत अच्छा है मम्मी। वैसे रेखा तो खाना बनाकर चली गई होगी, मैं खाना गर्म करके परोस देती हूँ। प्रियंका किचन में जाती है और खाने को माइक्रोवेव कर अपनी ननद, अपनी सास और अपनी बुआ दादी सास के लिए बाहर टेबल पर लेकर आती है। ये रेखा ने कैसी सब्जी बना दी मम्मी, इसमें तो बहुत ज्यादा नमक है। छी, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी बहू के रसोई में जाने के पहले ही मैंने सारी चीजों को टेस्ट किया था, सब कुछ बराबर था। बिना खाने को टेस्ट किया मैं रेखा को भेजती नहीं। पूछो जरा बहू से, प्रियंका कहीं तूने अपने स्वाद के हिसाब से किसी चीज में नमक मिर्च तो ज्यादा नहीं डाल दी? आप लोग तो हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गए। जो भी करूं उस पर प्रियंका की ही गलती। मेरे आते ही खाना खराब होने लग गया, मेरे आते ही घर में चोरी होने लगी, कपड़ों में दाग लगने लगा। ऐसा कह दीजिए ना कि आप लोग मुझे यहाँ देखना ही नहीं चाहते। प्रियंका के पीछे अब घर में बातें होने लगती है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बुआ जी का कहना है ये सब बहू जानबूझकर कर रही है क्योंकि उसे यहाँ रहना नहीं है।
मैंने किसी से कहा नहीं, पर मेरा पूरा हेयर मास्क का डब्बा खाली था। दिस इज नॉट राइट। रोज टंकी फुल करवाता हूँ प्रियंका की स्कूटी की। 1 किलोमीटर आना 1 किलोमीटर जाना, उसमें वो पूरी टंकी खाली कर देती है। कहीं वो ऑफिस का कहकर कहीं और तो नहीं जा रही। तभी विनोद अपनी बहू का हाथ पकड़े वहां आता है। तुम घर छोड़कर जा रही थी बेटा, मेरे रहते ऐसा नहीं हो सकता। इस घर में जो भी हो रहा है, खाने का बिगड़ना, स्कूटी के पेट्रोल का गायब होना, और कियारा तेरे मेकअप किट से लेकर तेरे हेयर मास्क का कम हो जाना, ये सब तेरी भाभी नहीं कर रही है, ये सब कर रही है बुआ जी। क्या बुआ जी, बताइए जरा। ये तू क्या कह रहे है विनोद? आपको आपके विनोद की कसम, अब तो बताइए बुआ जी। ओ क्या बेटा, उस दिन तुमने जो टेबल पर 5,000 रखे थे वो मैंने उठा लिए थे। वो क्या है ना, यहाँ एक मसाज पार्लर खुला था तो मैं मसाज करवाने चली गई थी, और उस दिन बहू की कॉफी भी मैंने ही बिगाड़ी, क्योंकि मुझे चाय पीनी थी और उसने कॉफी बनाकर दे दी, तो मैंने उसमें चीनी डाल दी। और कियारा तू ऑनलाइन इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स मंगवाती है, मुझे तो कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट मंगवा कर देता नहीं, तो मैंने तेरे प्रोडक्ट चोरी कर लिए। अब तू तो जवान है, तुझे मेकअप की क्या जरूरत। और जहां तक रही स्कूटी के तेल के गायब होने की बात, तो वो हर रात स्कूटी लेकर मैं लॉन्ग ड्राइव पर चली जाती हूँ ना। पूरा परिवार जोर जोर से हंसने लगता है, जिस पर किसी को कभी शक भी नहीं हो सकता था। इस सारे फसाद की जड़ वही बुआ जी थी। अरे मीना बेटा, थोड़ा सा आटा देख कर लगाया करो, देखो कितनी रोटियां बच गए हैं। माँ जी, अब इतने लोगों का खाना बनेगा तो थोड़ा ऊपर नीचे तो हो ही जाता है ना। पर देखो बहू, कल इतनी सब्जी बच गई थी, आज रोटियां बच गई है। इतना ऊपर नीचे नहीं चलता बेटा, इसे बर्बादी कहते हैं। मैंने गीता से बात कर ली है, वो ले जाएगी बची हुई सब्जी रोटी, कुछ बर्बाद नहीं होगा। ओहो, तुम बात क्यों नहीं समझ रही हो? मेरा मतलब। मालती की बात खत्म होने से पहले ही मीना वहां से चली जाती है। मैं सब समझती हूँ माँ जी, आपका बजट बिगड़ जाएगा है ना राशन का, पर मेरे बस का नहीं है इतना ध्यान देना कि मैं एक एक रोटी नाप कर बनाऊं। अरे क्या हो गया, क्यों बड़बड़ कर रही हो, किससे बोल रही हो? अरे यार, माँ जी कितना टोका टाकी करती है, हर समय बचत बचत करती रहती है। रोटी सब्जी बच गई थी, मैंने बोल दिया गीता को दे दूंगी, पर इनको पता नहीं कितनी कंजूसी करनी है। इतने लोग हैं घर में, कम ज्यादा तो हो ही जाता है। अब ऐसे एक एक रोटी का हिसाब रखेंगे तो कैसे काम चलेगा? छोड़ ना, उनकी आदत है किचकिच करने की। तुम बस जितना समझ आए करके जाया करो। हाँ वही तो करती हूँ, इनका तो रोज का है। और क्या, इनकी बातों पर ध्यान देती रही तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। चलो मैं कपड़े उतार लाऊं छत से, फिर अलका को बोलते हैं सबके लिए अच्छी सी चाय बनाने के लिए। आ जाओ सब चाय पीने। चाय के साथ मालती कुछ बनाकर लाई होती है और जबरदस्ती सबको खिला रही होती है। अरे माँ, ये क्या है अजीब सा, ये कोई सूखा सा लग रहा है, अजीब सा, मुझसे तो नहीं खाया जा रहा। हाँ हम भी नहीं खाएंगे। मालती बहुत देर से सबकी सुन रही होती है, फिर जैसे बस सबको ऑर्डर दे देती है। ऐसा है, खाना तो अब यही खाना पड़ेगा, और ये जो बची हुई सब्जी रोटियां है, ऐसे बचा हुआ खाना बाइयों को जाने लगा तो काम हो गया। राशन पानी देखकर काम में लिया जाता है, यूं तो 1 महीने का राशन 15 दिन में खत्म हो जाएगा। बाकी सब तो खा लेते हैं, तीनों बहुएं छोड़कर चली जाती हैं। अगले दिन फिर से वो बाई को ही जाता है। अपने घर में कभी ठंडी रोटी तक नहीं खाई, यहाँ पर आकर पुरानी रोटी तो हम खाने से रहे। हाँ दीदी, बचत के चक्कर में भूखा ही मार देगी किसी दिन। रात को इधर कीर्ति कपड़े धो रही होती है, उधर अलका वापस मशीन लगा देती है। अरे अलका, आप कौन से कपड़े धुल रहे हैं? आज तो सुबह धुल चुके थे ना। घड़ी भी हो गई है। माँ जी, वो बच्चों के मोजे और रुमाल रह गया था, वो ही धो रही हूँ। मोजे रुमाल तो हाथ से भी धुल जाते हैं, उसके लिए पूरी मशीन लगाने की क्या जरूरत है? कितना पानी बिजली बर्बाद होता है, तुम लोग बर्बादी का बिल्कुल नहीं सोचते। सबके साथ धुल जाते तो साबुन की भी बचत होती। माँ जी, अब इतना टाइम नहीं होता कि हाथ से कपड़े धोती फिरो, पता नहीं कब सूखेंगे, फिर प्रेस कब करूंगी। बच्चों को होमवर्क भी तो करवाना होता है। थोड़ा ध्यान से काम करती तो ये सब एक ही बार में सुबह धुल जाते। इतने कामों में, इतने सारे कपड़ों में कोई छूट भी गया तो क्या हो गया? भाई तुम तीनों से तो कुछ कहना ही गुनाह है। समझती ही नहीं हो कि घर का हिसाब किताब बिगड़ता है। घर सबकी मेहनत और समझदारी से संभाला जाता है,
करो जो करना है। खाने के बाद अतुल, मम्मी जी कितना टोका टाकी करती है, ऐसे मैं काम नहीं कर सकती, हर बात में बीच में बोलती हैं। अरे अगर वो कोई चीज समझा रही है तो सुन लो ना, क्या दिक्कत है? सबके अच्छे के लिए ही तो बोल रही हैं। बड़ों से ही तो सीखना चाहिए ना घर चलाना। और तुम देख लो, जब घर मम्मी चलाती है तो कितने अच्छे से सब मैनेज हो जाता था, कभी ना कोई चीज बर्बाद हुई ना कम पड़ी। पर विजय, हम भी तो कोशिश कर रहे हैं ना कि सब अच्छे से मैनेज हो, पर कभी कभी हो जाता है। अच्छा, हम बात करते हैं माँ से। हाँ भाई, आप तीनों भी थोड़ा अपनी माँ को समझाया करो। हाँ, हम कर लेंगे बात। अभी तुम जाओ, हमें सुबह ऑफिस भी जाना है। सब अपनी कामों में लग जाते हैं। सुबह होते ही अलका काफी जल्दी उठ जाती है। मालती पहले से ही उठी हुई होती है। अरे माँ जी, आज इनकी एक मीटिंग है, काफी सुबह की, जैसे ही हर बुधवार होती है, पर मैं भूल गई। अब दूध तो होगा नहीं, कल आपने आइसक्रीम बना ली सारी की सारी, अब क्या ये भूख के जाएंगे? तुम भूल गई होगी, पर मुझे तो याद था कि आज बुधवार है और इसकी सुबह ही मीटिंग है। मैंने दूध बचा लिया था, तुम चिंता मत करो। देखा, तभी हम कहते हैं घर चलाना मम्मी से सीखो, कितने अच्छे से वो सब चीज़ों का ध्यान रखती है। अलका गुस्से में कमरे में चली जाती है। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, माँ और इनके 3 चमचे, इनकी आपस की कहानियां ही खत्म नहीं होती। मैं जा रही हूँ सोने वापस, अब अपनी माँ से ही बोलना काम करने को। वो वापस से सो जाती है और कीर्ति रसोई में बच्चों के लिए फल काटने लगती है। अरे ये फल पापा जी के लिए थे, बच्चों को। माँ जी, हद करती हैं आप, अभी तक आप हमें ही बोलती थी, आज आपने बच्चों के खाने के लिए भी बोल दिया। हमारे बच्चे आपके कुछ नहीं लगते क्या? हाँ बिल्कुल लगते हैं, जान से प्यारे हैं बच्चे। आपकी हरकतें देखकर तो नहीं लग रहा। रसोई की कहासुनी सुनकर सब लोग बाहर आ जाते हैं। अरे क्या हुआ? आज इन्होंने बच्चों के खाने के लिए भी बोल दिया। माँ जी, आज आपने हद पार कर दी है, ये बचा बचा कर कहाँ ले जाओगे आप? क्या हमारा बिल्कुल भी हक नहीं है इस घर पर? क्या बच्चे खा नहीं सकते जो उनका मन करे? माँ जी, ये तीनों भी तो राशन पानी का खर्चा देते हैं। उस दिन भी मैं बच्चों के लिए रुमाल मोजे धो रही थी, तब इन्होंने मुझे पानी के लिए टोक दिया था। क्या हो रहा है यहाँ? क्या आवाजें आ रही हैं यहाँ पर? हो क्या रहा है? अपनी मम्मी से पूछो आज इन्होंने क्या किया। पूछते हैं, पहले तुम सब चुप हो जाओ। क्या हुआ मम्मी, क्या बात हो गई? मालती 2 तरह के फल ला कर रखती है, एक ताजे और एक थोड़े पुराने। बस ये बात है, मैं कीर्ति से बस ये बोल रही थी कि ये मत इस्तेमाल करो क्योंकि ये पुराने हैं, ये पापा जी के लिए हैं, वो ले लो, वो ताजे हैं। इसने पूरी बात तो सुनी नहीं, बस इसको लगा कि मैं बच्चों के लिए फल देने से मना कर रही हूँ। हद करती हो तुम तीनों, थोड़ा सा सोच समझ कर बोला करो। उस दिन भी तुम लोग कमरे का एसी खुला छोड़कर घंटों बाहर बातें करती रही, माँ ने कुछ नहीं बोला। अगर वो सही तरीके से घर चला रही है, बर्बादी का, नुकसान का ध्यान रखती है, तो उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? और हमें पक्का पता है ये जो पुराने फल मम्मी पापा ने खुद लिए हैं वो अपने लिए रख लिए हैं ना। तुम तीनों के हाथ लगते तो वो तुम फेंक देती, ये तुम भी जानती हो। अगर तुम तीनों के भरोसे घर छोड़ दिया जाए तो महीना भर भी नहीं संभाल पाओगी। ऐसा तो कुछ नहीं है, हम भी चला लेंगे और इनसे अच्छा ही चलाएंगे। सोच लो तुम तीनों, अगर तुम्हें लगता है कि तुम घर संभाल सकती हो तो माँ कल से यही संभालेंगी घर। अब हाँ, ये सही है, राशन पानी बिजली मेहमानों का आना जाना सब कुछ इनके हवाले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसी बहाने इनको समझ आएगा कि मैं क्यों बोलती थी इनको। तो बस तय हो गया, कल से ये तीनों पूरा घर संभालेंगी। अपना अपना देख लेना किसको क्या देखना है, हमसे मत बोलना। हाँ भाई, अब जब घर से छुट्टी मिल गई है मैं भी भजन कीर्तन में ध्यान लगाऊंगी। हाँ हाँ, हम कर लेंगे और आप देखना कितना अच्छा चलेगा घर। अगले दिन तीनों बड़ी खुश उठती है कि उनको अब कोई नहीं टोकेगा। आज से सब चाय का इंतजार कर रहे होते हैं। बस अभी लाई। वो फ्रिज में दूध ब्रेड देखती है, कुछ नहीं होता। उसे समझ नहीं आता कि सास से पूछे कि क्या करे। सास भाप जाती है कि वो खुद ही बोल पड़ती है, तुम सब 7 बजे उठते हो ना, दूध वाला 6 बजे आकर चला जाता है। मैं सुबह जल्दी उठकर रोज ताज़ा दूध और ब्रेड ले लेती थी। ओ भाई, तुम लोगों को ध्यान रखना चाहिए था ना। अब चाय का क्या होगा? वो मैं रात को लेट। भाई अब ये सब बहाने नहीं चलेंगे, जिम्मेदारी ली है तो पूरी तरह से लो। उस दिन सब भूखे पेट घर से जाते हैं। अगले दिन मीना अपने बच्चों के स्कूल की सहेलियों को बुला लेती है। अरे दीदी, मैंने कल ही घर का राशन मंगवाया था लिस्ट बनाकर, आपने आज ही इन्हें बुला लिया, अब सब गड़बड़ हो जाएगी। अरे क्या बात हुई?
क्या अब इस घर में कोई आएगा जाएगा भी नहीं? माँ जी ने तो कभी मना नहीं किया है। अब माँ जी क्या करती थी, कैसे करती थी, ये मुझे नहीं पता। मुझे अपना पता है, इतना नमकीन मीठा बाहर वालों को तो नहीं खिलाया जाएगा ना। अलका बस एक एक पैकेट छोड़कर सारा उठाकर अंदर ले जाती है और ताला लगा देती है। ये क्या कर रही हो तुम? क्या अब हम मन का भी नहीं खा सकते? मेरा बजट गड़बड़ा जाएगा। हाँ भाई, क्या हुआ, कुछ दिक्कत है? देखिए ना माँ जी इसे, ये मेरी क्या शिकायत कर रही हो? माँ जी ये मुझे कोई मतलब नहीं है भाई, तुम लोगों ने अपनी मर्जी से जिम्मेदारियां ली थी, अब मुझसे मत बोलो। दोनों में कहा सुनी चलती ही रहती है और आखिर में मीना अपने दोस्तों को आने से मना ही कर देती है। मालती ये सब देखकर मजे ले रही होती है। थोड़ी देर में बच्चे आ जाते हैं स्कूल से। वैभव की शर्ट पर पूरी इंक गिरी होती है। ला मशीन चला देती हूँ। अरे एक शर्ट के लिए क्या मशीन चलाओगी? इसके पास एक्स्ट्रा शर्ट नहीं है क्या? हाँ है तो फिर सुबह धो लेना। अभी एक शर्ट के लिए मशीन चलाओगी? साबुन पानी बिजली सब लगेगा। नहीं मुझे अभी धोना है, जब तक ये धुलेगी नहीं मेरे दिमाग में घूमती रहेगी। ओहो समझा करो ना कीर्ति, बस एक शर्ट के लिए कितना एक्स्ट्रा खर्चा होगा? वैसे भी अभी डीजी चल रहा है, ज्यादा बिल आएगा। वैसे भी अभी एसी चल रहा है तो ज्यादा बिल आएगा। दीदी माँ जी ने कभी नहीं बोला ये सब कि डायरेक्ट सप्लाई है या डीजी है। आप ही बोल रहे हो। जब वो संभालती थी तो बच्चों के कपड़े कब धुलकर प्रेस के लिए चले जाते थे पता भी नहीं चलता था। समझ नहीं आ रहा वो कब और कैसे कर लेती थी। फिलहाल तो ये शर्ट अभी ही धुलेगी। दोनों में ताना तनी हो जाती है। मीना साबुन का डब्बा लेकर जाने लगती है और तू मैं सारा साबुन गिर ही जाता है। सत्यनाश, जरा सी बात सुन लेती तो ये नहीं होता। अब पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। लो और बचा लो। आप जरा सा सुन लेती ना तो ये थोड़ा सा ही लगता शर्ट में। अब बह गया ना पूरा का पूरा। अरे क्या हुआ, ये साबुन कैसे गिर गया सारा? माँ जी आप देखिएगा ना, ये मुझे मत बोलो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। माँ जी आपको पता है अभी ना। मुझे मत बोलो, अपना अपना देखो, मैं जा रही हूँ कीर्तन में। पर माँ जी साबुन तो सारा बह गया है, अब कपड़े कैसे धुलेंगे? ये मुझे क्या पता, अपनी जिम्मेदारी अपने हिसाब से पूरी करो। मैं अब इन सब चीजों से फ्री हूँ। मीना कीर्ति आपस में लड़ते रहते हैं और मालती मजे से कीर्तन में निकल जाती है। अगले दिन, ये क्या, एक भी शर्ट प्रेस नहीं है? तुम क्या करती रहती हो सारा दिन? अब तो काम बढ़ गया है, अब तो कम होना चाहिए ना ये जिम्मेदारियां। तुमसे अब भी नहीं संभल रहा। हाँ भाई क्या चल रहा है, ना धुले हैं ना प्रेस हुए हैं ये कपड़े। और कल लंच में क्या रखा था तुम लोगों ने? रोटी अचार है? तुम लोग भी अचार ही लेकर गए थे? मुझे लगा मैं ही लेकर गया हूँ। हाँ भैया मैं भी अचार लेकर गया था, कोई सब्जी नहीं थी। बल्कि जैसे हम पहले सलाद भी ले जाते थे, अलग अलग बॉक्स में नमकीन ले जाते थे, सब बंद हो गया। हाँ भाई कौन जवाब देगा, क्या चल रहा है? तीनों से मिलकर एक ससुराल नहीं संभल रहा। अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है। सब्जियां लाने की जिम्मेदारियां मेरी नहीं है। मुझे क्या पता था फ्रिज में क्या है क्या नहीं। मैं रसोई संभालू या फ्रिज? अकेला आदमी कैसे इतने सारे काम कर सकता है? मुझसे नहीं होता। अगर इसने देख लिया था कि फ्रिज में इतना कुछ भी नहीं है तो ये ला सकती थी ना। मैं क्यों लाऊं? जिसका काम है वो करे। तुम लोग बस लड़ते रहा करो। 3 हो फिर भी काम नहीं संभल रहा किसी से। चलो भाई चलो वहां से, इनके आपसी के झगड़े ही खत्म नहीं होते हैं। अगली सुबह, भाई क्या बात है, आज फिर बिना चाय पिए ही जाना पड़ेगा क्या? है तो चाय। ये चाय नहीं पीनी है, ये पानी है। दूध कहाँ है इसमें? किसने बनाई है? मैंने बनाई है, दूध कम डाला है। क्यों भाई, अब आज क्या हो गया जो दूध कम डालना पड़ा? कुछ नहीं हुआ है, आज से बस 1 किलो दूध ही आएगा। बड़े बस चाय में पियेंगे, बाकी बच्चे पियेंगे, तो 1 किलो में हो जाएगा। पर ऐसा करना क्यों है? मैं तो रात को जागता हूँ, मुझे तो कॉफी चाहिए होती है। मेरे रहते हुए तो कभी दूध कम नहीं पड़ा। सबको चाय कॉफी बराबर मात्रा में मिलती रही। ये कटौती क्यों की जा रही है? बच्चों के स्नैक्स ऑर्डर करने के चक्कर में कुछ पैसे कम पड़ गए थे, इसलिए अब बच्चे भी तो सभी के हैं। ये लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, मानते हो या नहीं? तो उधर पैसे ज्यादा खर्च हो गए हैं तो मैंने इधर कम कर दिए। ये तो सही नहीं है। इंसान जब बाहर जाता है तो कम से कम उसे चाय नाश्ता तो ठीक से मिलना चाहिए ना। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ है। जब से घर संभालने की बागडोर इन तीनों के हाथ में गई है, बात बात में कटौती हो रही है। जब तक बड़ों के हाथ में थी सब आराम से चल रहा था, बचत भी होती थी और खर्चा पानी सब ठीक था। मैं पहले टंकी फुल करवाता था, अब मैंने आधा पेट्रोल भरवाना चालू कर दिया है। ध्यान तो रहता नहीं है, कल कार रास्ते में बंद पड़ गई है।
किसी तरह लोगों से पेट्रोल मांग मांग कर घर आया हूँ। घर आओ तो रोज की ये चिक चिक। एक बार घर के पैसे देने के बाद माँ ने कभी एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगे। यहाँ तुम लोगों को देखो, जब देखो पैसे ही मांगती रहती हो। तो हम क्या करें, पहली बार घर की जिम्मेदारियां संभाली हैं, हमें आता थोड़ी ना है इतने लोगों का खर्चा संभालना। तो जब माँ कहती थी, सिखाती थी कि कटौती करके चलो, तब सीखना चाहिए था ना। उस समय तो सबको लड़ने की फुर्सत नहीं थी। कभी सब्जी कम, कभी दूध कम, क्या तमाशा मचा रखा है। कमा कर इतनी मेहनत से पैसे लाकर देते हैं तुम्हें, तुमसे ठीक से घर चलता भी नहीं है। बस करो तुम तीनों, हो जाता है कभी कभी। कभी कभी माँ आप भी हद करती हो। जब से इन तीनों ने घर संभालना चालू किया है यही हाल है, और आप इनकी साइड ले रहे हो। कमाल ही हो गया है। अरे मैं भी नई नई आई थी ना, ऐसे ही थी, कुछ आता नहीं था। पर माँ आपने सीखा ना दादी से, हमें याद है आप हर काम उनसे पूछ कर करती थी, और वो जो बताती थी वो आप सीख भी जाती थी, उनकी डांट भी सुन लेती थी। इन तीनों को देखो ना, सीखना भी तो नहीं चाहती। जब तीनों देखती है कि उनकी सास उनके लिए अपने बेटों से लड़ रही है तो उन्हें अपनी गलती समझ आती है। उनकी अकड़ ठंडी पड़ती है। उनको समझ आ जाता है कि घर चलाना आसान काम नहीं है, और उन तीनों को तो बिल्कुल ही नहीं आता। वो तीनों सास के पास जाती है। माँ जी, हमारे बस का तो नहीं है घर चलाना, आपकी अमानत आप ही संभालो। हाँ माँ जी, हम बचत क्या करेंगे, हम तो कटौती करने लग गए हैं। ऐसी कटौती भी किस काम की कि घर का आदमी ही भूखा रहे, हमसे तो नहीं हो पाएगा। हाँ माँ जी, आप ही संभालो अपना घर, आप घर की अन्नपूर्णा हो। आपके रहते कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई है, बचत भी हुई और सब आराम से रह रहे हैं। आ गई तुम तीनों लाइन पर, बढ़िया है। अब से जो मैं सिखाऊंगी सीख लेना, वरना कल को जब तुम्हारी बहुएं आएंगी वो भी ऐसे ही तुम लोगों की नाक में दम करके रहेगी, जैसे तुम तीनों ने मेरी नाक में दम करके रखा है। माँ जी, वो घी लाना पड़ेगा अभी के अभी, रात के लिए नहीं है। सब है घर में, 2 मिनट रुको। मालती जाती है और इस चोर में से घी लेकर आती है। वो तीनों देखती है इस चोर में पूरे राशन का थोड़ा थोड़ा भाग बचा कर रखा हुआ है मालती ने। ये देखकर वो समझ जाती है कि उनकी सास सच में कितनी कुशलता से घर चला रही थी।